बारे में। जिनको शादी करनी हो और आपके सामने बहुत अच्छा विकल्प हो हस्बैंड वाइफ चुनने का, तो आप प्रथम को जी जो अच्छा है उसको चुनेंगे। आपको अपनी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढना है या लड़के के लिए कोई बेटी ढूंढनी है, अच्छी बहू ढूंढनी है, तो अच्छी ढूंढते हो अपने लेवल से। और आपको यदि विश्व के श्रेष्ठतम व्यक्ति का चयन करना हो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, तो आप श्रेष्ठतम को चुनेंगे, निकृष्ट को और ऑर्डिनरी को चुनेंगे, अल्टीमेट चुनेंगे आप। आपको गवर्नमेंट भी चुननी होती है तो आपको लगता है ये लोग अच्छे, तो आप उन्हीं को वोट देते हैं। बिजनेस में जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट और किसी का नुकसान ना होता, कुछ ऐसे भी बिजनेस होते हैं आपका तो फायदा हो जाता है, लेकिन लोग उनको खा पी करके मरते हैं, ऐसे काम करते हैं कुछ लोग, नशा आदमी। तो बिजनेस में आप सर्वश्रेष्ठ को चयन करते हो, फैमिली में आप सर्वश्रेष्ठ को चयन करते हो, खाने में आपके पास में एक तो आपके पास में ऐसे ही कुछ पता नहीं ऐसे आड़ कबाड़ सा रख दिया जाए, और एक बहुत अच्छे फ्रूट्स हो, बहुत अच्छे सलाद हो, बहुत अच्छा पौष्टिक खाना हो, न्यूट्रिशियस फूड हो, डिलीशियस हो, तो आप अच्छा भोजन चुनेंगे या कूड़ा कचरा खाएंगे? जब आहार में आप अच्छा चुनते हैं, संबंधों में आप अच्छा चुनते हैं, पॉलिटिक्स में आप अच्छा चुनते हैं, और आपको बीमार हो जाए तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा वाला चुनोगे या खा करके मरोगे? दवाई खाए, पता लगा ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, भाई मर गए। तो हर चीज में जब आप अच्छा चयन करते हो, तो शिक्षा में भी हमारा सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो, जोर से बोलो, होना चाहिए। तो जब हमारे पास एक सर्वश्रेष्ठ बोर्ड है, इफ यू हैव BSB, हमारे पास जब एक अच्छा बोर्ड है, श्रेष्ठतम बोर्ड है, अल्टीमेट बोर्ड है, सब तरह से परफेक्ट है, तो उसका चयन क्यों नहीं होना चाहिए? मैं भाई साहब से बोल रहा था, मैंने कहा भाई साहब अपने अपने स्कूलों को जोड़ने की तैयारी करो, माँ बाप कुछ बताओ भाई, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे बच्चे बनाना चाहते हो वैसे हम बच्चे बनाएंगे। अरे साहब बहुत टाइम है, 15-20 मिनट में सबका फोटो हो जाएगा। मैं पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश श्री कृष्ण चंद्र की, सत्य सनातन धर्म की, ओम नमः पार्वती पतये हर हर। तो भाई तभी हर मैं एक एक टेबल के पास आऊंगा, वहां फोटो खिंचवाऊंगा, और बाकी भाई विमर्श हुए, आप भारतीय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो खूब मंथन हुए इसके ऊपर। अभी भी 2 दिन का बहुत बड़ा विमर्श था पूरे देश के। एक अभी कुछ आगे की यहाँ तैयारियां चल रही हैं, उसको चलने दो। तब तक इसी विश्वास के साथ में आया था, और ये अभियान मैं 3 बातें छोटी छोटी कह दे रहा हूँ, पास अच्छे सुझाव आए और उनको समृद्ध करते रहेंगे। अभी मैं कह सकता हूँ 99 प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, चारों तरफ अब BSB का, भारतीय शिक्षा बोर्ड का रुतबा, उसका झंडा करने वाला है, ये काम आगे करने वाले। कुछ को लोग कह रहे होंगे बाबा जी इसका प्रचार प्रसार कम हुआ, मैंने कहा ये तो एक दिन का काम है, जहां जाके खुट्टा गाड़ देंगे वहीं से दुनिया की दूरी तय होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप लोग अभी अगली तैयारी हो गई भाई, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ जरा। सिंह साहब आप खड़े होकर देखो तो सही, एक बार जोरदार तालियां भाई, ये तो क्रांति हो चुकी है, जोरदार अभिनंदन, हाथ उठे दोबारा से। हमारा NHS का बर्डन थोड़ा कम कर दो। उन्होंने कहा कि हमारा कोई UN का प्रोग्राम है, मैंने कहा वीजा लेने नहीं जाऊंगा, तुमने बड़ी बेइज्जती की हमारी, वो कुछ हमारी औकात ही नहीं समझते। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जैसे आज अमेरिका का किसी के पास पासपोर्ट है, उसको 150 देशों में वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ताकत हिंदुस्तान में जिसे आएगी तब समझना हम विश्व गुरु हो गए। 150 देशों में हमारा पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, कहीं भी जा सकते हैं, वो ताकत हमें देश में इकट्ठी करनी पड़ेगी, और उसके लिए सब नागरिकों को सशक्त बनना पड़ेगा, बलवान बनना पड़ेगा, धर्मवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, सत्य की राह पर चलना पड़ेगा। कोई देश में सोचे कि भाई हमारे देश में आ गया वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने कहा थारे जैसे हम देश बसा सकते हैं, क्या सोचते हो तुम? छोटे भैया देश है कोई, तो टटपूंजी ऐसे देश 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 लाख की आबादी है, उतने में तो हमारे देश के लोग कबड्डी खेल ले। हरियाणा में हो ना, हरियाणा पंजाब में कौन जो फ्री स्टाइल कबड्डी, तो ताकत बहुत सही देश में, उसको बैठ जाओ। सभी पत्रकार दोस्तों को नमस्कार, आराम से थोड़ा सा आराम से कर लेते हैं।
हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी हैं और श्री एनपी सिंह जी है और डॉक्टर कुलभूषण जी है जो जिसका प्रेसिडेंट है। चलो भाई आपसे अभी और मुझसे बातचीत करें। शुरू करें, थोड़ा ऐसे साइड से ले लो भाई। चलो शुरू करते हैं। देश में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन विद वैल्यूज, एजुकेशन में सनातन बोध हो, भारत बोध हो, भारत की समग्र सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो विरासत है उसको एक साथ लेकर के हम आगे बढ़े। इतिहास में बच्चे सही इतिहास पढ़े, मैथमेटिक्स में वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस में वैदिक साइंस भी पढ़े, और उन सब बच्चों के अंदर भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता का भाव, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, ये भाव चेतना रहे। बच्चों का मानस ऐसा गढ़ा जाए, उनके भीतर एक तरफ शौर्य, वीरता, पराक्रम हो, और ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र, नेतृत्व हो उनका कि वो मात्र ग्लोबल सिटीजन ही नहीं, वो डिवाइन सिटीजन भी बने और वो कॉस्मिक सिटीजन बने। कॉस्मिक एनर्जी से वो अलाइन हो, उनकी जड़ें जुड़ी हों अपने सनातन बोध में, और वो शिखर आरोहण करें, पूरे विश्व में नए प्रतिमान घड़े, ऐसे बच्चे तैयार हो। उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित एक बोर्ड है, जिसके फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में हम थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, मोदी साहब, अमित शाह जी से लेकर के तीन तीन शिक्षा मंत्रियों के कालखंड से ये पूरी प्रक्रिया गुजरी, और अंततः धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री पिछले टर्म में थे, अब नए टर्म में भी वही हैं, तभी आज से 2 साल पहले इस बोर्ड का गठन हुआ, और इसका इक्विवेलेंस सभी बोर्ड के साथ है, सब यूनिवर्सिटियों के साथ है, और AIU ना, AIU से पूरा इक्विवेलेंस है, और 16 स्टेट्स ने इसको एक NOC जो होती है, एक औपचारिकता होती है, क्योंकि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अब ये राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड है, और शिक्षा की एक अभिनव क्रांति होगी। 1835 में मैकाले इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके जो एक यांत्रिक शिक्षा, जिसमें हम रंग रूप से तो भारतीय दिखे, लेकिन विचार से हम जो पाश्चात्य हो जाए, अंग्रेजों के गुलाम जैसे रहे, उस शिक्षा की गुलामी से, ग्लानि से, कुंठाओं से उभारने के लिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड है। मुझे आज प्रसन्नता है कि निशा के 10,000 से ज़्यादा स्कूलों ने हमारे कुलभूषण जी के मार्गदर्शन, नेतृत्व में आज एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए यहाँ पर संकल्प व्यक्त किया है। तो ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरह से शिक्षा की अभिनव क्रांति के लिए एक यादगार होगी, और ये एक नए प्रतिमान शिक्षा के क्षेत्र में घड़े जाएंगे, उसके लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सर, स्कूल में तो बहुत कुछ सीखते हैं, बट जब पार्लियामेंट में आते हैं, जिस तरह का धक्का हुआ है, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए गए, जो विपक्ष है उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धक्का-मुक्की की है, आज बहुत कुछ हुआ है पार्लियामेंट में, क्या बोलते हैं? क्योंकि शिक्षा एक चीज है जो कि रिफ्लेक्ट करती है पार्लियामेंट में। हाँ, शिक्षा से आज जो शिक्षा चल रही है हमारे स्कूलों में, चाहे स्टेट बोर्ड हैं, सेंट्रल बोर्ड हैं, उससे अभिभावक परेशान कि उनके बच्चे में जो संस्कार देखना चाहते हैं वो संस्कार नहीं मिल रहे। टीचर्स परेशान हैं कि जो एक बालक में, एक शिशु में, एक शिष्य में जो एक दिव्यता होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उनमें नहीं देख पा रहे, और अभिभावकों को भी जिस तरह से बच्चों को घड़ना चाहिए नहीं घड़ पा रहे। इसीलिए हम इससे देश का मानस घड़ रहे हैं। जैसे उनके डिवाइन थॉट्स होंगे, उनके भीतर डिवाइन इमोशंस होंगे, उनके लाइफ में डिवाइन एक्शन होगा, उनका आचरण पवित्र होगा, और वो एक डिवाइन डायरेक्शन में, दिव्य दिशा में वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये शिक्षा के एक नई दिशा होगी, और यहाँ से जो बच्चे तैयार होंगे वो विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जहाँ पर भी होंगे, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, देश और दुनिया में, वहाँ अपने कुलवंश का और भारतवर्ष का गौरव बढ़ाने वाले, उसके झंडे गाड़ने वाले बच्चे तैयार होंगे।
के 75 या सालों में हमारी शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं पहुंच पाई। पोस्ट ग्रेजुएट हो बाहर चला जाए, वो कहते हैं देखिए, शिक्षा में यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा तैयार हो रहे हैं, और यदि आप प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो उसमें शिक्षा के माध्यम से बच्चों के भीतर जो शौर्य, वीरता, पराक्रम, कुछ नया करने का जोश, जुनून और अपने भारतीय होने पर जो गौरव का भाव होना चाहिए, वो कहीं उनमें क्षीण हो रहा था। और इसी कमी की पूर्ति के लिए ये बीएसबी का गठन हुआ है। हम आशा रखते हैं अब आने वाला भविष्य भारत की युवा पीढ़ी का, बच्चों का सुरक्षित होगा, उसी की आधारशिला बीएसबी के माध्यम से तैयार हो। आजकल देखा जाता है बच्चों में काफी स्ट्रेस हो गए पढ़ाई को लेकर, जिस तरह से मतलब इस तरह से लगता है कि अच्छा, पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाए वो बच्चा कैसा भैया? हम पूरा देश और दुनिया के सैकड़ों हजारों उत्तरदायित्व अपने सिर पर लेकर के घूमते, निर्भर रहते, तो ये हम बच्चों को सिखाएंगे? तो एजुकेशन में स्ट्रेस सब तो होना ही नहीं चाहिए। बचपन में स्ट्रेस आ गया तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? फिर तो ब्रेन स्ट्रोक होगा, फिर तो हार्ट अटैक ही हो गया, फिर तो बच्चा जो है सुसाइड करेगा। तो बच्चों में तो स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम है भारतीय शिक्षा बोर्ड का। रही बात जो है बाकी बच्चों में ही क्या, स्ट्रेस तो पूरी सोसाइटी में है। हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित के नाम पर, आदिवासी वनवासियों के नाम पर, किसान और जवान के नाम पर, देश में अलग अलग प्रकार के भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। अखंड भारत बनाने वाला, अखंड भारतीयता का विचार और संस्कार देने वाला कोई बोर्ड है तो भारतीय शिक्षा बोर्ड है। क्योंकि आपने कहा कि स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर किसान भी है। पंजाब की पावन धरती पे है, किसान बैठे हुए हैं, अभी भी नाराज हैं। कहीं कोई ना बीच का रास्ता नजर नहीं आ पा रहा है। जगजीत दलेवाल है, उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की है। आप एज अ सिटीजन और क्योंकि आपका स्टेचर इतना ज्यादा है, क्या बोलना चाहते हैं इस पूरी स्थिति पर? नेक्स्ट आज बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता कि जैसे जो एजुकेशन है प्राइवेट होती है, जो हम बच्चों को पढ़ने से जो सीनियर क्लासेस हैं +2 के बाद वो सस्ती हो पाए, जैसे आपको पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, तो वैसे हो पाए अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल एजुकेशन। देखिए, ये होना ही चाहिए। शिक्षा के नाम पर व्यापार, लूटमार, शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा माफिया काम कर रहे हैं बहुत सारे, वो तो ठीक नहीं है। शिक्षा एक हमारे जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता, और मैं तो कहता हूँ 10वीं 12वीं तक तो शिक्षा यदि निःशुल्क हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार उसको नहीं कर पा रही है। तो वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिलनी चाहिए। विद्यालय भी चलते रहें, उनमें भी लोग 25, 50, 100, 200 करोड़, कुछ लोगों ने तो हज़ारों करोड़ रुपए एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो एक इसमें मध्यम मार्ग शिक्षा में अपनाया जाना चाहिए। यद्यपि आर्थिक तौर पर सरकार ने ऐसा तय किया हुआ है कि आप जो भी एजुकेशन सोसाइटी चलाएगी, किसी कॉरपोरेट हाउस को एजुकेशन एज ए बिजनेस रन करने का राइट नहीं है, लेकिन लोग उसमें रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो उसके ऊपर तो जरूर अंकुश लगना चाहिए। बाबा जी वन नेशन इलेक्शन चल रहा है, किस तरीके से जो भी किसानों का मामला, साथी पत्रकार। देखिए, आज मैं एजुकेशन पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे अभी देश में गंभीर मसले हैं। तो उस पर यदि अब हम दूसरी बहुत से गंभीर मसले हैं उस पर बात करेंगे तो थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। आज से 12 साल पहले आपका स्टैंड था काला धन 1000 लाख करोड़ रुपए का, और दूसरी बात भ्रष्टाचार, और तीसरी बात महंगाई, और चौथी बात बेरोजगारी। उसमें इन 10 सालों में क्या चेंजेस आई है उसके बारे में? 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का 5 लाख लोगों को दिया। अभी 5 लाख लोगों को और देंगे 5 साल में। 30 करोड़ की पॉपुलेशन में। अरे भाई, मैंने 5 लाख को तो दे दिया, आपने कितनों को दिया? हम तो खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, तो आपके लिए प्रबंध करेंगे। एजुकेशन का सवाल है, मेरा एजुकेशन का सवाल है। देखो, अरे भाई, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक समाज का एक नागरिक हूं। एक समाज के, देखो हंसी मजाक की बात अलग है, तो आप प्रश्न करते हैं, हम प्रति प्रश्न कई बार कर देते, लेकिन आप ये बताओ, एक देश में साधु होने के नाते मैंने देश के लिए अच्छा किया है, बुरा किया? लेकिन एक
अरे भाई मैं बता रहा हूं, मैंने देश के लिए कुछ अच्छा किया या बुरा किया? भाई मैंने अच्छा करने की कोशिश की, कर रहा हूं और करूंगा। बाकी भाई मैं ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना किसी सूबे का मुख्यमंत्री। अरे ठीक है, वो बात एकदम सही है। यू आर 100% राइट, आई विल फाइट। बस चलो, बाबा जी आप सिटीजन के नाते वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, वन नेशन वन लॉ, एक देश एक झंडा एक संविधान, ये अच्छी बातें हैं। अब इन अच्छी बातों को पूरा करने के लिए एक लंबे संघर्ष से, चुनौती से तो गुजरना ही पड़ता है। वो चल रहा है। एजुकेशन का सवाल है, मदरसे, गुरुकुल, मिशनरी स्कूल, एजुकेशन में धार्मिक कट्टरता कितनी जरूरी लगती है? अभी गुरुकुल भी बीएसबी से जुड़ रहे हैं, बहुत से चर्च वाले स्कूल भी जुड़ रहे हैं। आज आपने देखो मदरसे जुड़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के तो 200 स्कूलों ने, श्रीनगर के 2000 हो, जम्मू कश्मीर के, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आप लोग बहुत ब्रेकिंग ठोकते हो। ये देश की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अनंतनाग क्षेत्र के, श्रीनगर क्षेत्र के 2000 स्कूल भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? शिक्षा की क्रांति का प्रारंभ हो चुका है यहां पंचकुला की धरती से। आप ही के जवाब से एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि अभी की मॉरल वैल्यू, अभी की एजुकेशन में मॉरल वैल्यू नहीं है, बच्चे पे स्ट्रेस है, एक माफिया है। बीएसबी ऐसा क्या खत्म कर सकता है? माफिया खत्म कर सकते हैं देखो है, या मॉरल वैल्यूज दे रहे हैं? अरे साहब इतनी देर तक तो आप सुने हो सारी बात। मूल्य देखो, एक मिनट देखो, दो बातें होती है। एक होता है स्कूल चलाना, एक होता है बोर्ड चलाना। बोर्ड जो है वो कैरिकुलम, एग्जामिनेशन, स्कूल के वैल्यूज़, डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, हमारे बच्चों का प्रबोधन, अभिभावकों का प्रबोधन, एक इस तरह से व्यक्तित्व गढ़ने का काम है। तो हम लोग जो है वो स्कूल नहीं चला रहे। हाँ, मॉडल स्कूल हमने ज़रूर बनाए बीएसबी के, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, आप आके देख सकते हैं। और अभी हजारों मॉडल स्कूल आप हर स्टेट में देखेंगे। तो अपने आप ही जो एजुकेशन माफिया है वो नीचे आ जाएगा, और शिक्षा का जो सही स्वरूप है वो देश के सामने आएगा बीएसबी के माध्यम से। सर अम्बेडकर को जो लेकर पार्लियामेंट में विवाद हुआ है, कैसे? चलो अरे भाई एजुकेशन पर कुछ कुलभूषण जी आप भी तो बात करो निशा की। अब इसके बाद एक मिनट कुलभूषण जी, एक मिनट। उसमें आप कह रहे हैं कितना समझते हैं कि बस उसको आप कितना, हम तो उसी के उन्हीं के सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, देखिए, मैं जो शिक्षा से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, और 1 लाख से ज़्यादा स्कूल मेरे साथ जुड़े, आप सब जानते हैं। शिक्षा का जो अर्थ था कि कैसे समाज में मिलकर रहना, परिवार में मिलकर रहना, मूल्यों का नागरिकों के अंदर संचार होना, मूल्यों का निर्माण होना, ये शिक्षा का एक अर्थ था। हमने देखिए, जब मैकाले आया उसने हमारा परिवार तोड़ा, भाईचारा तोड़ा। संयुक्त परिवार थे वो टूटकर एकल परिवार में आ गया। अब एकल परिवार में भी बच्चे हमसे दूर होते जा रहे। ये हमारी शिक्षा प्रणाली ने अभी तक हमें दिया। जब आज़ादी की भी लड़ाई हुई तो आपने देखा है संतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। अगर संत नहीं होते देश को आज़ादी नहीं मिलती। बाबा जी यहाँ बैठे हैं, तो बाबा जी ने भी कहा, नीसा भी कहती है कि 1947 में हमें राजनीतिक या देश को आज़ादी मिली, लेकिन शिक्षा को आज़ादी नहीं मिली। जो मकाले इसको ग्रस्त करके चला गया था, शिक्षा को अपने शिकंजे में जकड़ के चला गया था, अभी तक वो आज़ाद नहीं हुआ। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमें एक किसी प्रबुद्ध व्यक्तित्व की ज़रूरत थी, संतों की ज़रूरत थी। आज हमारे साथ वही प्रबुद्ध व्यक्तित्व योग गुरु बाबा रामदेव जी जो कूदे, हमें इस चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए। जो बाबा रामदेव जी ने एक बात कही कि मैंने संत होकर जो किया, क्या अच्छा किया? अगर इसी प्रकार के 10,000 संत कर देते, संत तो बहुत है, तो बाबा जी ने अगर 1 लाख व्यक्ति को रोजगार दिया, तो अगर इतने संत दे देते, मुझे लगता हमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ रोजगार के लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो बाबा जी ने जो किया, बाबा जी आपको साधुवाद है। देश की तरफ से सारे शिक्षक आपको सलाम करते हैं। और जो अब भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ रहा है, मैं बिल्कुल, आप अपने परिवारों में देख लीजिएगा, बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, परिवारों के अंदर रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। ये शिक्षा से ही बनने थे, लेकिन शिक्षा का पाश्चात्यकरण जो हुआ, आज मैं उसका नाम नहीं ले रहा कि किस कारण हुआ,
क्योंकि किसी को दोष देना कोई सही बात नहीं होती, लेकिन आज की ज़रूरत है अपने भारत को अगर बचाना है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब अफ़गानिस्तान और यूएस की लड़ाई ख़त्म हुई तो बात ये आई कि आखिरकार अमेरिका ने छोड़ के क्यों गए कि वहाँ पर परिवारवाद मजबूत था अफ़गानिस्तान का। तो आज हमारे परिवार भी टूट रहे हैं। तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड आ रहा है, इस सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए आ रहा है, आपकी भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए आ रहा है, हमारे परिवारों को बचाने के लिए आ रहा है, हमारे जो भारतीय मूल्य थे उनको बचाने के लिए आ रहा है, और उनको और बढ़ाने के लिए भी आ रहा है। वो शरीर से भी सशक्त करेंगे बच्चों को, बौद्धिक रूप से भी करेंगे और मानसिक रूप से भी करेंगे। ये प्रण भारतीय शिक्षा बोर्ड का। और उसमें निशा के मैक्सिमम स्कूल्स, 1 लाख में से पहला टारगेट तो हमारा 25-50 हज़ार स्कूलों को जोड़ना, और ये कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग तक का, आजीविका से लेकर के उनके जीवन के तक के निर्माण का, शिक्षा और संस्कार का एक साथ समन्वय का अभियान है। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हैं एनपी सिंह साहब, जो बहुत ही सीनियर आईएएस भी रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हैं और विचारक भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और निशा के साथ साथ इस देश के और भी हजारों लाखों विद्यालयों को जोड़ करके अब ये शिक्षा के, जैसे कहा कुलभूषण जी ने, शिक्षा की नव क्रांति कर रहे हैं। तो 2 शब्द सिंह साहब ऐसे। सभी को प्रणाम। अभी एक प्रश्न आया था कि बेरोजगारी क्यों है। स्वाभाविक है कि उसका मूल कारण ये है कि जो 1835 का जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम का पूरा कंपोनेंट थे, वो उसका लक्ष्य मुख्य होता था नौकरी परक शिक्षा। तो हमने नेतृत्व परक जो हमारी धारणा थी वो समाप्त हो गई। हम शिक्षा का अर्थ एक ही समझते हैं कि नौकरी पाना, उसमें न्यू नॉलेज क्रिएशन, नव ज्ञान का सृजन, उद्यमिता, और हर क्षेत्र में स्वयं समाज और राष्ट्र को नेतृत्व की स्थिति में लाने का जो एक सामर्थ्य होना चाहिए, कैपेसिटी, दक्षता, वह दृष्टि में नहीं रही। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड इसको दृष्टि में रख रहा है। अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा की गई कैरिकुलम और डिफरेंट मोड ऑफ कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन से। तो अपनी संस्कृति के प्रति उसके जो मूल ज्ञान के तत्व हैं, चाहे खगोल विज्ञान है, चाहे गणित है, चाहे चिकित्सा शास्त्र है, योग विज्ञान है, भौतिकी है, न्याय शास्त्र है, उन सबको एक पुनर्स्थापित करते हुए नई सदी में उसको आज के अनुरूप उसको व्याख्यायित करते हुए बच्चों के एल्गोरिदम का हिस्सा बनाना है। क्योंकि अभी कुछ सवाल पूछे गए कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, बहन ने पूछा। तो उसके कारण ये हैं कि बच्चा जब 16 वर्ष तक गर्भ से लेकर जो उसका सबकॉन्शस का एल्गोरिदम जो निर्मित हो जाता है, सॉफ्टवेयर, वही जिंदगी भर उसके पूरी क्रियाओं को निर्देशित करता है, ड्राइव करता है। वो व्यक्ति कॉन्शस माइंड से करना नहीं चाहता, लेकिन अनकॉन्शस माइंड उसका अनजाने में ही उससे बहुत सारी ऐसी गतिविधि करा देता है। इसलिए हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बाल मानस को, उसके एल्गोरिदम को, उसके अवचेतन को इस तरह स्थापित करना चाहते हैं कि वो भारत की संस्कृति में उसकी आस्था हो, उसके भारत की ज्ञान परंपरा को आज के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने की क्षमता हो, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इसके बाद उसका एक्सपेरिमेंटेशन, उसका प्रयोग करने की क्षमता हो, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उसको आज के संदर्भ में प्रयोग के बाद निष्कर्ष करने की क्षमता हो, उसको एक्सप्लोर करने की क्षमता हो, उसको डिफरेंट डोमेन को विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी से लेकर के हर क्षेत्र में नंबर 2 होने की बात नहीं कि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां के सीईओ होकर के बैठे हैं, वो क्यों नहीं, कंपनियों के एमडी क्यों नहीं हो रहे हैं। यह सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी से नहीं आ रही है। आज के आप देखिए बहुत सारे ऐसे बड़े कॉर्पोरेट कंपनी हैं पूरी दुनिया के जिसके सीईओ भारत के लोग हैं। इसका मतलब है कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है वो तो बहुत दृढ़ है, प्रतिभावान है, लेकिन उस प्रतिभा और ज्ञान का प्रयोग नेतृत्व की स्थिति तक लाना और उसको एक शिखर पर खड़ा करने का अंदर से आत्मविश्वास नहीं है। वो आत्मविश्वास गढ़ना सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब आत्मविश्वास गढ़ा जाएगा तो भारत में अपरिमित संपदाएं हैं, अपरिमित डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अपरिमित हमारे जो प्रकृति की कृपा है, विविधता है, और हमारे जो दार्शनिक भेद
जो अंग्रेज़ों ने, मैं 3 नाम लेकर के बात को संक्षिप्त करूंगा, एक एंथ्रोपोमीटर पर रिस्ले नहीं किया, भारत को प्रजातियों में विभाजित किया, रेसिज्म का यहाँ पर एक विष डाल दिया। ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक भेद, भाषाई भेद पैदा करके भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश की। और जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के माध्यम से पूरे इस देश में दार्शनिक भेद, पंथिक भेद, सामाजिक भेद, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, आर्य द्रविड़, आर्य आदिवासी, इस तरह की अनेक ऐसे नैरेटिव्स गढ़ दिए हैं, ऐसे बिंब गढ़ दिए हैं आक्रांताओं को कि योद्धा, वो आक्रांताओं को योद्धा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आतंकी, आतंकियों का महिमा मंडन, आक्रांताओं का महिमा मंडन, पूरे देश की पूरी सभ्यता संस्कृति को एक पुष्प गुच्छ के रूप में लाने की असमर्थता, जो एक अदृश्य भारत अभी भी है, आदिवासियों से लेकर नॉर्थ ईस्ट से लेकर के दक्षिण के वीर वीरांगनाओं की पूरी चर्चा न होकर के दिल्ली केंद्रित इतिहास, और ऐसे माध्यमों से एक सपेरों का देश कह करके नैरेटिव घोषित करके हमारे युवाओं के मन में जो उपभोक्ता होने का, जो अभी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि हम लोग वैचारिक उपभोक्ता हो गए हैं। जब आप विचारों के उपभोक्ता हो जाते हो किसी के, तो उसी के प्रोडक्ट के भी उपभोक्ता होते हो। इसीलिए ना हमारे यहाँ स्वदेशी अवधारणा हो रही है, न पूर्णतः हम भारत को नहीं देख रहे हैं, सीधे विदेश की ओर देखते हैं, विदेशी भाषाओं की ओर आकर्षित हैं। हम दक्षिण भारत से दुखी होते हैं कि वो हिंदी को क्यों नहीं राष्ट्रभाषा मानते, लेकिन हम उत्तर भारत के कितने लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीख रहे हैं। हम फ्रेंच, जर्मन तो सीखते हैं, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं सीखते। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड में भाषाई रूप से भी एकात्मकता, दार्शनिक रूप से भी एकात्मकता, सामाजिक रूप से भी एकात्मकता, और जो समाज में भेद दिख रहे हैं, जो विकृति दिख रही है, उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कल्चरल, वो हम मानते हैं कि सांस्कृतिक विखंडनवाद है, सामाजिक विघटन है, वो सामाजिक विकृति है। मूल सिद्धांत से हम हटे हुए हैं। हमें उसी जो निकस तत्व हैं, जो सोल ऑफ कल्चरल इथोस है हमारे भारत का, हमारी पूरी फिलॉसफी की जो आत्मा है, उसको निचोड़ करके हम हर पाठ में, हर विषय में, हर कक्षा में उसको इस तरह से ला रहे हैं कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पूर्ण सामर्थ्य हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, डेटा साइंस, सब में पूरा विश्व स्तरीय ज्ञान हो, लेकिन उसका प्रयोग करने की जो क्षमता हो, उसका जो स्वभाव हो, वो भारतीय ज्ञान के उस ब्रह्मांडीय बोध से आप्लावित हो। और जब ऐसा आप देखेंगे, ऐसा कोई बाल मानस होगा, तो उसके मन में कोई घृणा ही नहीं होगी, उसके मन में किसी पंथ से घृणा नहीं होगी। वो पूरे मनुष्यों के बीच में ही नहीं, बल्कि पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों और पूरे ग्रहों नक्षत्रों के मध्य भी उनकी स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता की बात करेगा और उसके साथ कोहेरेंटली रहेगा। लेकिन वो कोहेरेंस कैसे पैदा हो, जो हमारे बोर्ड की किताबें देखेंगे, करिकुलम देखेंगे, तब आपको लगेगा कि जो मैं अमूर्त रूप में बोल रहा हूँ, सिद्धांत रूप में, वो मूर्त रूप में क्या उन पुस्तकों में ध्वनित हो रहा है कि नहीं। और आप लोग भी अपने बच्चों को बीएसबी के स्कूल में पढ़ाओगे, आप खुद देखोगे, जब आप मूल्यांकन करोगे कि तो आपको खुद लगेगा नहीं, भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की कोई एक नई दिशा देने वाला बोर्ड है। और आप शिक्षा के साथ संबंधित सवाल है सर कि शिक्षा में आरक्षण की बात जैसे हो रही है वर्षों से, पहले मूल्यों की बात कर लो, अब आरक्षण पे चले गए। आरक्षण होगा या इकोनॉमिक बेस होगा? ऐसा है, जो आप जो बिंदु उठा रहे हो ना, हम अभी उन सवालों में नहीं उलझ रहे हैं। बहुत स्पष्ट बताऊं, मैं बच्चों नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, आगे बोल रहा हूं मैं, ये सवाल आगे की पीढ़ी में ना आए, इसलिए हम आरक्षण का सवाल तभी उठता है जब सोशल इक्विटी नहीं होती, जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में परस्पर भेद होते हैं, जब हम सिर्फ नौकरी परख होते हैं, नेतृत्व परख नहीं होते, उद्यमिता नहीं होती, तब ये सवाल उठते हैं। और आज का विषय नहीं है ना, वो आज विषय पे बात कर रहे हैं। आपकी शिक्षा बोर्ड में जुड़ने के लिए कंडीशंस क्या हैं जो कि नए स्कूल्स आपसे जुड़ सकें? उसके लिए देखिए, बहुत विस्तार में 1 घंटे लगेगा बताने में, संक्षेप में नहीं बताया जा सकता। हमारी वेबसाइट है bsb.org.in, जी हो, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस जो है उसमें डिटेल दिया। 10 मिनट वही आता। देखिए, हम विद्यालय अपनी ओर से तो सिर्फ आदर्श विद्यालय के रूप में हर राज्य में 2-3 स्थापित करेंगे,
और वो भी पब्लिक पार्टिसिपेशन से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से करेंगे। बाकी हम जैसे CBSE की तरह ही भारत सरकार ने एक नया बोर्ड दिया है, ये उद्देश्य है कि आधुनिक ज्ञान में भारतीय परंपरा और ज्ञान का समावेश हो। तो जो विद्यालय हमसे भी एफिलिएट होना चाहेंगे, हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे, और अभिभावकों को के बीच में भी जा रहे हैं ताकि अभिभावक भी समझें। आप भी हमारे इस विचार को फैलाइए, एक अच्छा काम है। बाकी और बहुत सारे प्रश्न हैं और उत्तर देते रहे आपके बीच में। कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीरकपुर में वहाँ पर भी